हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल की पहली पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 4 प्राथमिक क्रियाएं पढ़ेंगे। साथियों, ये अध्याय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल भी बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं और आगे के भी जो दो अध्याय हैं, आपका अध्याय 5 और अध्याय 6, वो इस अध्याय से रिलेटेड है, क्योंकि 5 में हम लोग द्वितीय क्रियाएं के बारे में और 6 में तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस अध्याय को, इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के भी जो दो चैप्टर्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बिल्कुल दिमाग को एकाग्रित करके और बिल्कुल फुल कंसिस्टेंसी के साथ आप जितने भी टर्म्स मैं बताता हूं, जितने भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा, सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। और यकीन मानिए कि जिस प्रकार से आपको चैप्टर 1, 2 और 3 समझ में आया था, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, उसी प्रकार से ये अध्याय भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हेडिंग है हमारा प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक का मतलब आप इस तरह से ऐसे एक रफ आइडिया लीजिए तो आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यालय को क्या कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। मतलब स्टार्टिंग फेज, यानी शुरुआती दौर। जब मनुष्य का इस धरती पे आविर्भाव हुआ तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मनुष्य ने क्या काम किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या काम किया जी? आखेटन किया था और संग्रहण किया था। आखेटन का मतलब होता है शिकार करना, संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना। एकत्रित करना तो बाद में सीखा, सबसे पहले तो मनुष्य ने क्या सीखा था? आखेटन सीखा था। ठीक है, आखेटन करना मतलब आज से आप जाइएगा तो 7.5 करोड़ पहले, 7.5 करोड़ साल पहले आप चले जाइए तो मनुष्य को क्या था कि जानवरों से डर था। यानी मनुष्य, मतलब आपको पता है ना, हम लोग, हमारी प्रजाति धीरे 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 सुधरी है, तब जाकर हम लोग ऐसे हैं। कहा जाता है, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है उससे हमें यही पता चलता है कि हम लोग बानर प्रजाति के थे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम लोगों में सुधार हुआ। जैसे जैसे सुधार होते गया उस प्रकार से, मतलब 4 पैर से लोग चलते, जो जानवर चलता था, फिर 2 पैर से चलना शुरू हुआ और धीरे 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 हम लोगों में इस तरह से आज हम लोग जीता जागता उदाहरण है। तो शुरुआती दौर में जीविका का क्या साधन था? तो जो लोग थे वो क्या करते थे मेरे भाई? वो आखेटन करते थे, मतलब शिकार करते थे। तो पहले हम लोग इस टर्म्स को समझेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसी के बारे में हमें पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये जो क्रिया टर्म है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ये प्राथमिक क्रिया आता है। तो सबसे पहले हम आर्थिक क्रिया समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको सीक्वेंस वाइज में सब पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में हम लोग मत्स्य पालन के बारे में पढ़ेंगे, वानिकी, भोजन संग्रह, खनन, कृषि, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक मतलब शांत बनाए रखिए और समझिए चीजों को। देखिए, आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक क्रियाएं सर, तो आर्थिक क्रियाएं के सर किसे कहते हैं सर? आर्थिक क्रिया तो मनुष्य के सर वैसे क्रिया, मनुष्य का वैसा काम सर जिससे हमें इनकम प्राप्त होता है, जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। यानी मानव के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। पहले तो आपको 3 ही पढ़ना होता था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे धीरे धीरे क्रियाओं की भी संख्या क्या हो रही है? तो बढ़ रही है। आप देखिएगा, पुराने एनसीईआरटी में आपको चतुर्थ क्रियाकलाप तक ही पढ़ाया गया, नए एनसीईआरटी में पंचम क्रियाकलाप है। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए क्रियाओं की संख्या कितनी है तो 5। वर्तमान में क्रियाओं की संख्या कितनी है? 5। और आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वैसा मनुष्य का वैसा काम जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय मींस दैट इनकम, पैसा, रुपया, जो भी आप कह लीजिए, प्राप्ति होती है, उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। तो उसी के अंतर्गत आपका आता है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो हम लोग इस चैप्टर में प्राथमिक क्रिया के बारे में, अगले चैप्टर में द्वितीयक और उससे अगले वाले में तृतीयक, चतुर्थ और पंचम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक में आज हमें क्या क्या पढ़ना है सर? सबसे पहले तो संग्रहण के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद आखेटन के बारे में, फिर मत्स्यन, कृषि, वानिकी और खनन, पशुचारण, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग संग्रहण देखते हैं। आप यहाँ पर एक तस्वीर देखे थे, आप सबसे पहला तस्वीर, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो क्या कर रही हैं? आप देखिएगा, धान को पीट रही हैं। धान को पीट करके, जो धान का जो बोझा होता है उसमें से धान को पीट रही हैं और पीटने के बाद धान को अलग करेंगे और उससे फिर क्या बनाया जाएगा? चावल बनाया जाएगा और उसको फिर खाया जाएगा। तो जनरली प्राथमिक क्रिया में सबसे पहला मनुष्य का जो कार्य था उसी को लिया गया है। हमारी सभ्यता उतनी विकसित नहीं थी, हम लोग के पास उतना प्रौद्योगिकी नहीं था। तो जब प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था तो मनुष्य जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड था? तो ज्यादातर मनुष्य जो है आप देखिएगा तो आखेटन पे, भोजन संग्रहण पे, इन सब चीजों पे डिपेंड था। तो देखिए, सबसे पहले प्राथमिक क्रिया तो कहता है सर, प्राथमिक क्रिया में क्या कहता है सर कि प्राथमिक क्रियाएं
प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहां से ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत आखेटन, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि खनन जो है वो किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो मेरे भाई आप यहां देख लीजिए, खनन जो है वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। यानी प्राथमिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, प्राथमिक क्रियाएं सर वैसी क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण पर निर्भर मींस दैट सर, जब हमारी सभ्यता, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा किस विचारधारा के बारे में, आपने पढ़ा होगा पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा। तो जब लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद में सम्मिलित थे, जब लोग पर्यावरण को, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को मानने के लिए विवश थे, कहने का तात्पर्य हो गया कि प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पे ही डिपेंड थे। खाना खाना है तो प्रकृति से ही प्राप्त करना है, ठीक है, पानी पीना है, सब मतलब हर एक चीज के लिए प्रकृति पर डिपेंड थे। तो उसी को यहाँ पर देखिए, प्राथमिक क्रिया जो होता है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इसके अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं। तो प्राथमिक क्रिया का अगर आपसे जीता जागता उदाहरण पूछे तो आप देखिए यही सब याद रखिएगा, आखेटन, भोजन संग्रहण। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में सवाल इस तरह से बनेंगे आपके कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो भाई अगर आपको ये सारा टर्म्स ध्यान में रहेगा, या आप ऐसे भी ध्यान में रखेंगे जितनी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जुड़े हुए जो कार्य हैं, वो सब क्या है, तो आपके प्राथमिक क्रिया में आते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको फार्मिंग लिया गया है, फिशिंग लिया गया है, मत्स्यन, फॉरेस्ट्री लिया गया है, और यहाँ पर माइनिंग को भी रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर प्राथमिक क्रिया में बात करें तो आप यहाँ पर दो तस्वीर देख पा रहे होंगे। एक तस्वीर में आप देखिए यहाँ पर शिकार किया जा रहा है, दूसरे तस्वीर में यहाँ पे भोजन का संग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, भोजन का संग्रहण। यानी कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, पहले तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब लोग छिप कर रहते थे, जानवरों से उनको भय था। आज से करोड़ों वर्ष पहले की हम लोग बात करें तो जानवरों से उनको भय था, छिप कर रहते थे। तो छिप कर रहने के कारण क्या होता था कि वो रात में शिकार करने के लिए निकलते थे और कुछ जानवरों को मारकर फिर उसको खाते थे। धीरे धीरे आपको पता है कि एक बार जंगल में आग लगी थी, फिर उनको पका हुआ मिला तो लोग खाना शुरू किए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे मतलब कि बहुत ऐसे ऐसे चीज़ों को खा लिए, खाए टपक गए, कई उनको पता नहीं था क्या खाना है क्या छोड़ना है। तो ये सारा चीज़ होता था। तो सबसे पहले आखेटन और भोजन संग्रहण टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि आखेटन का मतलब होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और भोजन संग्रहण फूड गैदरिंग, वही समझ गए आप। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था। पहला पशुओं का आखेट करके, और दूसरा जो है अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करके। अब वही धीरे धीरे पता चला, कैसे हम लोग को पता चला कि ये चीज़ खाना है, ये चीज़ छोड़ना है, भाई ये जहरीला चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चला, बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए जिनको पता नहीं चला, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को खा गए कि उनके बाद उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो यहाँ पर पशुओं का आखेट करके लोग जीवन निर्वहन करते थे, और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और वो कंदमूल आदि को एकत्रित करके। कंदमूल यानी कि जो आपके जनरली जो हम लोग डायरेक्ट कच्चे रूप में पदार्थ में हम लोग खा लेते हैं, जिसको कुछ पकाया उकाया नहीं जाता है, कंदमूल वही होता है, ठीक है। आज से मतलब आप देखिएगा मानव सभ्यता का जब आविर्भाव हुआ तो धीरे धीरे ये सब जो शेल्टर बनना आप देखते नहीं है, ये घर बनना या सभ्यता का विकास होना, नगर बनना, ये सब कब शुरू हुआ, ये तो मतलब इधर ईसा पूर्व में कुछ टाइम पीरियड पहले, लेकिन मानव सभ्यता का आविर्भाव तो बहुत पहले हुआ। आपको पता है वानर था, लोग वानर थे, वानर की प्रजाति जब धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ तब जाकर मनुष्य बना, है ना, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया उससे हम लोग जानते हैं। तो अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। क्यों, देखिए अतिशीत यानी जहाँ पे ज़्यादा ठंडा था, और अति गर्म अत्यधिक गर्म प्रदेश के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे, क्योंकि वहाँ पर अतिशीत में भी पौधे नहीं उगेंगे और अति गर्म में भी पौधे नहीं उगेंगे। इसलिए लोग क्या करते थे, तो ये सब जो थे वो आखेट द्वारा ही यानी कि शिकार के द्वारा ही जीवन का निर्वहन करते थे। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में सब लोग बताइएगा, प्राथमिक क्रियाएं सर वैसी क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पे निर्भर है, जैसे आखेटन हो गया, भोजन संग्रहण हो गया, ये सब प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पे निर्भर है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली रूप से पर्यावरण पे निर्भर है। देखिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का मतलब विकास होते गया, तो देखिए लोग पहले क्या किए, आखेट किए, फिर धीरे धीरे उसके बाद आप देख रहे हैं आखेटन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भोजन संग्रहण करना लोग सीख गए। भोजन संग्रहण
मतलब अब भोजन को इकट्ठा करके रखते थे। पहले क्या था कि जिस दिन मारे उसी दिन खाएं, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि भोजन को क्या किया जाता है, संग्रह किया जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया तो बढ़ते गया, एक्टिविटी जो है आपके बढ़ते गए, तो पशुचारण फिर धीरे धीरे आ गया। और पशुचारण का मतलब हो गया कि अब लोग आखेट पर और भोजन संग्रहण पे नहीं निर्भर थे, अब पशुचारण भी एक क्रिया जुड़ गया था। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, क्यों बताते हैं, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु के दशाओं के रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी की विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यानी कि जब लोगों को लगा कि भाई एक जगह से आखेटन करके या भोजन संग्रहण करके हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है, तब मनुष्य ने क्या किया, पशुचारण, यानी कि पशुओं को पालना शुरू किया, पशुओं को चराना शुरू किया। पशुओं को देखा कि भाई मतलब इसको हम लोग मतलब जिसका जो भी पशु का शांत स्वभाव था, जैसे बकरी हो गया या जिससे हमें फायदा मिलता था, उसको लोगों ने पालना शुरू कर दिया। जिसका उग्र स्वभाव था, जो हमला कर देता था, उसको लोगों ने पालना शुरू नहीं किया। जो शांत स्वभाव जैसे बकरी, आपके भैंस, गाय, इन सब चीज़ों को लोगों ने पालना शुरू किया। ठीक है, तो कहता है कि अभी के टाइम में निर्वहन के लिए बन गया चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण क्या होता है, चलवासी पशुचारण मतलब मेरे भाई जो चराया जाता है, और वाणिज्य पशुधन पालन मतलब एक फार्म में किया जाता है जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, फार्म बनाकर रखा जाता है, और उससे ज़्यादा जो है वो कॉमर्शियल वे में यानी व्यावसायिक रूप में ज़्यादा धन अर्जन करने का एक क्या है, तो ये मतलब एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक तरीका है। तो देखिए चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, मैंने जो है वो चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट बनाने का प्रयास किया है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर को मैंने शॉर्ट बनाने का प्रयास किया। क्यों, मैंने क्या किया, और देखिए जब चीज़ों को आप तुलना करके समझते हैं ना, जब चीज़ों को तुलना करके समझते हैं, आपको अपनी कमी देखनी है, आप में अपनी कमियां देखनी है, तो आप अपने से अच्छे लोगों से अपनी तुलना कर लीजिए। आप में अपनी कमी देखना है तो, और आप में अपनी बढ़ाई देखनी है तो आप अपने से नीचे लोगों से आपकी तुलना करें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप में अच्छाई देखना चाहते हैं कि बुराई देखना चाहते हैं। तुलना करने से आपको चीजें जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग दोनों टर्म्स जो आपका चलवासी पशुचारण है और वाणिज्य पशुधन पालन है, इसको हम लोग तुलना करके ही समझेंगे। ठीक है, और जो बच्चे लिख रहे हैं कि सर साइड हट जाइए कमेंट में, तो भाई मेरे आप ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने जो अपना जो ऐप है सॉफ्ट स्टडी ऐप, उस पर मैं दे दूंगा। देखिए नीचे आपका चल रहा होगा कि इस नंबर पे कॉल करें, अगर आपको नहीं नोट्स मिलता है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको क्लास नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऐसे जितने भी आपके क्लासेस होंगे सारा क्लास का पीडीएफ जो है सॉफ्ट स्टडी ऐप पे अपलोडेड रहेगा। ठीक है, तो आप वहां से आसानी से ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अभी चैप्टर को समझ लीजिए, नोट्स आप बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, चलवासी पशुचारण क्या है, तो सर चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। समझ में आ गया, मतलब चराना। आप देखते हैं आज के टाइम में भी हमारे यहाँ क्या कहता है, चलवासी पशुचारण है, लेकिन कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में है। गांव में तो छोटे पैमाने पे दम क्या आता है, चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण में पशुपालक जो है, जो पशुओं को पालते हैं, वो चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, पशुओं को साथ में लेकर। फिर यह पूंजी प्रधान नहीं है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, मतलब इसमें पूंजी का कोई ज्यादा खर्च नहीं है, और ये प्राकृतिक परिवेश में ही पाला जाता है। जैसे आप देखिएगा, जीता जागता उदाहरण छोटा टर्म से, गांव में देखिएगा किसी के यहाँ 4 बकरी 5 बकरी भैंस पाला जाता है। गर्मी का दिन आएगा तो जब चारागाह मतलब जो चराने की जो भूमि पड़ती भूमि जो होती है खाली हो जाती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, चराते हैं। तो उनको चारा नहीं लाना पड़ता है, चर लेगा, वहीं से खा लेगा, और पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में ही पाला जाता है। लेकिन वही जो वाणिज्य पशुधन पालन होता है, इसमें कहा जाता है पहला पॉइंट कि वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है, और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। कहने का मतलब एक फार्म बनाकर, जहाँ पे जगह है वहाँ पे फार्म बनाकर, और वहाँ पर पशुओं को पाला जाता है। जब फार्म बनाकर पालिएगा तो सिंपल सा बात है कि उसके चारे की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो चारों मतलब पशुओं को क्या कहते हैं, पशुपालक अपने साथ ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह चराता है, खाली फील्ड में, खाली मैदान में, तो वहाँ उनको चारा मिल गया। लेकिन जब आप फार्म बनाकर कीजिएगा तो उसके लिए आपको चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो जो वाणिज्य पशुधन पालन होता है उसमें चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, और फार्म भी बनाना पड़ता है।
एक निश्चित स्थान पर विशाल फॉर्म। फिर दूसरा पॉइंट है कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। सिंपल सा बात है, चलवासी पशुचारण में आप क्या करेंगे, चलवासी पशुचारण में आप ज़्यादा पशुओं को नहीं पाल सकते हैं, लेकिन अगर वाणिज्य पशुधन पालन करते हैं तो आप एक साथ 500, 400, 300, 200 मतलब बड़े पैमाने पे आप पशुओं को पाल सकते हैं और उनसे आप ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, है ना, उनसे ज्यादा फायदा आप ले सकते हैं। तो कहता है कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है, और इसमें पूंजी प्रधान नहीं है, ये पूंजी प्रधान नहीं है। इसमें जब तक पूंजी नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाइएगा, इसमें पूंजी नहीं भी रहेगा, कम भी रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलवासी पशुचारण का तीसरा पॉइंट है कि पशु जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, उनकी देखभाल नहीं की जाती है, मतलब प्राकृतिक रूप से क्या हो रहा है, बड़े हो रहा है, और इसमें होता है कि समय समय पे अच्छे खासे इंजेक्शन, दवाइयाँ, सब चीज आपको उसको लगवाना पड़ता है। पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, ठीक है, किसमें, वाणिज्य पशुधन पालन में। यह भी निर्वहन का क्या है, एक तरीका है। चौथा पॉइंट है कि चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे सहारा व एशिया मरुस्थलों में भेड़, बकरी व ऊंट पाले जाते हैं, मतलब एक साथ हर तरह के जानवरों को, मतलब जिसको आप पाल रहे हैं, जिस पशु को पाल रहे हैं उसको आप रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है, इसमें किसी खास प्रकार का, किसी विशेष पशु को पाला जाता है, तो इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, जो चलवासी पशुपालक है, पशुचारण है, यह पुरानी दुनिया तक सीमित है, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन। अफ्रीका ही ना सबसे पुराना, अगर बोला जाए मानव सभ्यता का आविर्भाव कहाँ से हुआ, अफ्रीका से ही हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोग चलना शुरू किए, जो सूर्य के जितना नजदीक चला गया वो उतना काला हो गया, जो सूर्य से जितना दूर रहा वो उतना गोरा हो गया, है ना जी। तो सूर्य मतलब, और जो बीच वाला क्षेत्र है वहां पे लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं, क्योंकि ना तो वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज्यादा ठंडी पड़ती है ना बात। तो इस चीजों को समझिएगा, हर चीज वहां पे सही होता है। तो उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन, यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप तक, यहाँ चलवासी पशुचारण जो है बहुत ज्यादा किया जाता है विश्व में बात करें तो। और नई दुनिया में जो है वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, जैसे कि आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, और अमेरिका जो है वाणिज्य पशुधन पालन इस सब में क्या है, आगे है। अमेरिका में ज्यादा वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, मतलब नए देशों में जो है वाणिज्य पशुधन पालन ज्यादा किया जाता है। तो आप कुल मिलाकर ये समझ चुके होंगे कि चलवासी पशुचारण क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है। मनुष्य का देखिए, सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं के बारे में, आर्थिक क्रियाओं की संख्या कितनी, सब लोग फटाफट से बोलिएगा, एकदम समझ में आना चाहिए, बोलिए सब लोग। आर्थिक क्रियाओं की संख्या कितनी, सर आर्थिक क्रियाओं की संख्या 5। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक में सर जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पे डिपेंडेंट हो, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पे क्या हो, आधारित हो, जैसे सर आखेटन, भोजन, संग्रहण, मत्स्यन, खनन, ये सब आपका आ गया, वानिकी आ गया। सर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि मनुष्य का जब सभ्यता का आविर्भाव हुआ तो मनुष्य ने क्या किया, आखेटन, भोजन, संग्रहण किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मनुष्य को लगने लगा कि हमें आखेटन और भोजन संग्रहण से काम नहीं चलेगा, तो मनुष्य ने निर्वाह के लिए क्या किया, पशुचारण किया। पशुचारण में भी दो तरह से पशुचारण किए जाते हैं निर्वहन के लिए, एक आपका चलवासी पशुचारण और दूसरा आपका वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण क्या है सर, जिसमें पूंजी प्रधान नहीं होता है और प्राकृतिक रूप से पशुओं को पाला जाता है, और एक साथ अनेक प्रकार के पशुओं को इसमें पाला जाता है। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में एक फार्म बनाकर, एक बड़े फार्म बनाकर बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से देखभाल करके और उनके चारे की व्यवस्था करके उनको पाला जाता है। और इसका मुख्य लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्जित करना, क्योंकि आर्थिक क्रिया का मतलब ही है वैसा काम जिससे हमें आय की प्राप्ति हो, ठीक है। और चलवासी पशुचारण में ऐसा नहीं होता है, चलवासी पशुचारण में पैसे पूंजी प्रधान नहीं है, ये पूंजी प्रधान ये है, पूंजी रहेगा तब आप वाणिज्य पशुधन का पालन कर सकते हैं। नए देशों में आपके वाणिज्य पशुधन पालन ज्यादा किए जाते हैं, जबकि पुराने जो आपकी दुनिया है, पुरानी दुनिया में वाणिज्य पशुधन पालन बहुत कम, यहाँ पर पशुचारण यानी ये आपका चलवासी पशुचारण किया जाता है। तो एग्जामिनेशन में सवाल पूछ देगा चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है, बना दीजिएगा। ये चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, नहीं बना दीजिएगा। वाणिज्य पशुधन पालन किसे कहते हैं, नहीं बना दीजिएगा। पशुचारण में हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, दो चीजों के बारे में सर, चलवासी के बारे में और वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे टर्म्स बढ़ते हैं। जब धीरे धीरे पशुचारण के बाद क्या हुआ, लोगों ने कृषि करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। अब कृषि करने के भी, निर्वहन के भी दो प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। कहा गया कि मुख्य तौर पर कृषि दो प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्य कृषि।
निर्वाह कृषि में केवल जो लोग हैं वो अपने निर्वहन के लिए ही कृषि करते हैं, मतलब उतना ही उपजाते हैं जिससे कि उनका भरपाई हो जाए, जितना जनसंख्या है उतने जनसंख्या के लिए भोजन उपजाते हैं। और जो आपका वाणिज्य कृषि है इसमें लोग धन एकत्रित करने के व्यू से, धन एकत्रित करने की लालसा से क्या करते हैं, वाणिज्य कृषि को करते हैं। तो हम लोगों को इसमें आपको कृषि के बारे में, निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ना है और वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ना है। तो मुख्य तौर पे कृषि के कितने प्रकार, 2 प्रकार, निर्वहन कृषि और वाणिज्य कृषि। देखिए निर्वहन कृषि में हम लोग पहला पढ़ेंगे गहन निर्वहन के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे आदिकालीन निर्वहन के बारे में। वाणिज्य कृषि में हम लोग पहला पढ़ेंगे विस्तृत कृषि के बारे में, रोपण कृषि के बारे में, मिश्रित कृषि के बारे में। यानी कुल मिलाकर अभी हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है और ये 5 टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन में सवाल बहुत अच्छे खासे बना देते हैं, ठीक है। इसलिए इन जितने भी 5 टॉपिक्स हैं, ये जो आपके 5 जो टॉपिक हैं इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। पीछे वाला तो समझ में आ गया ना, पीछे वाला कुछ नहीं था, पीछे वाला था केवल आर्थिक क्रिया के बारे में, प्राथमिक क्रिया, आखेटन और भोजन संग्रहण, फिर उसके बाद आपके पशुचारण के बारे में। पशुचारण में आपने 2 टर्म्स पढ़ लिया, वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुचारण पढ़ा ना। तो अब हम लोग कृषि के बारे में पढ़ते हैं। तो कृषि के मुख्य तौर पर कितने प्रकार की होती है, कृषि के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन सर, एक निर्वहन कृषि और एक वाणिज्य कृषि। निर्वहन कृषि में सर गहन निर्वहन कृषि और यहाँ पर एक हो गया आपका आदिमकालीन निर्वहन कृषि। गहन का मतलब होता है समझ लीजिए डीप, गहन का मतलब हो गया डीप, और एक हो गया आदिमकालीन मतलब आदिकालीन मतलब पुराने जमाने की निर्वहन कृषि क्या था। तो इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पहले निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ते हैं, गहन निर्वहन कृषि के बारे में। तो सर गहन निर्वहन कृषि यानी निर्वहन कृषि में गहन निर्वहन कृषि क्या है, तो कहता है कि यह कृषि मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। मतलब जहां पे मानसून हो, जहां पे मानसून हो वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। कौन सी कृषि, गहन निर्वहन। देखिए निर्वहन कृषि में 2 तरह की कृषि आ गई, गहन निर्वहन कृषि और आदिमकालीन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वहन कृषि को भी मेरे भाई 2 प्रकार इसको बांटा गया है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर टर्म समझिए। पहले तो यहाँ पर कृषि को कितने प्रकार में बांटा गया, कृषि को 2 प्रकार बांटा गया। कौन कौन, तो सर आपका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। फिर निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया, गहन निर्वाह कृषि और आदिमकालीन निर्वाह कृषि। और फिर गहन निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में यहाँ बांट दिया गया है कि इसमें एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। क्यों बांटा गया, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे भी हमारी जनसंख्या है सर जो चावल के बिना भी अपना निर्वहन कर लेता है, और बहुत ऐसी जनसंख्या जो चावल के बिना अपना निर्वहन नहीं करता। 2 तरह से बांटा गया। और बहुत ऐसे भी रीजन है, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे चावल कम उपजता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चावल ज़्यादा उपजते हैं। जो मानसूनी क्षेत्र है वहाँ पे चावल ज़्यादा उपजेगा और जो मानसूनी क्षेत्र नहीं है वहाँ पे दलहनी पौधे ज़्यादा उपजेंगे आपके, ठीक है, जो रबी फसल आप जिसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गहन निर्वाह कृषि के भी 2 प्रकार होते हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। प्रधान मतलब यहाँ पे चावल ज्यादा मात्रा में उपजाया जाएगा, ऐसे ही आप समझ रहे हैं। और रहित का मतलब चावल न के बराबर, चावल न के बराबर, रहित मतलब न के बराबर दम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चावल न के बराबर उपजाया जाएगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार की कृषि जो चावल प्रधान कृषि होती है, वो इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है। तो वहां पे गहन निर्वहन कृषि में आपका सबसे एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, तो लोग करते हैं। दूसरा है चावल रहित गहन निर्वहन कृषि में, इस कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं होती है और इसके स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ तथा सोरपम आदि फसलें बोई जाती है। मतलब वैसा कृषि जिसमें चावल मुख्य फसल नहीं है वो चावल रहित गहन निर्वहन कृषि हो गया। वैसा फसल जहाँ पे चावल मुख्य रूप से और अधिक जनसंख्या के लिए किया जाता है वो आपको चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि हो गया। तो ये चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और चावल रहित गहन निर्वहन कृषि पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि का कि मुख्य फसल इसमें, जैसा कि इस कृषि का नाम से ही पता चलता है कि इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। सिंचाई वर्षा पर निर्भर होता है, क्योंकि चावल के लिए हमें क्या चाहिए, चावल की खेती के लिए हमें वर्षा का ज्यादा मात्रा होना जरूरी है। खेत, तो खेतों का आकार अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है तथा खेत एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन यही चावल रहित गहन निर्वहन कृषि में तो यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की जाती है और इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है।
ठीक है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, मतलब ज्यादा लोगों के लिए क्या करना है, हमें भोजन उपजाना है। तो आपने पढ़ा गहन निर्वहन कृषि में, गहन निर्वहन कृषि का मतलब कि एक विस्तृत जनसंख्या का निर्वहन करने के लिए कृषि को करना। तो चावल प्रधान होता है और एक चावल रहित होता है। जिसमें चावल की प्रधानता होती है वो चावल प्रधान, जिसमें चावल की प्रधानता नहीं होती है जिस कृषि में, उसको चावल रहित, जिसमें सोयाबीन, सोरपम ये सब बोया जाता है। क्लियर कंसेप्ट, एकदम सिंपल टर्म्स है, समझते जाइएगा, छोटा छोटा टर्म्स है। देखिए, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और चावल रहित गहन निर्वहन कृषि का चौथा पॉइंट क्या कहता है कि भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है ना जी। खेती क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी इसी को कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी किस में होती है, खेती में। मतलब लोग कार्य में भी लगे हुए हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से हमें किस चीज को जानते हैं, तो खेती को जानते हैं। क्या होता है, कृषि को जानते हैं। क्या होता है, घर का सारा परिवार, आप ही के यहाँ खेती होता होगा, सोचिए घर का सब परिवार लगा होता है। अगर मान लीजिए घर में दो भाई हैं, दो भाई, मम्मी, एक मम्मी और एक पापा, यानी 4 लोग हैं। 4 लोग क्या हैं, खेती में लगे हुए हैं। अगर यही 4 लोग अगर पैसे कमाते मेरे भाई, तो ज्यादा पैसा इनको मिलता कि नहीं मिलता। खेती में क्या होता है, सबको, यही 4 नहीं हो सकता है घर का जो 9 साल 10 साल का बच्चा है ना, वो भी लगा होता है। क्या भाई, तो खाना पहुंचाने जाएगा, खाना पहुंचाने जाएगा, कुछ नहीं होगा, गतान बनाएगा। गतान समझते हैं ना, बोझा बांधने के लिए गतान ऐठेगा बेचारा, कुछ तो करेगा ना। तो मतलब छिपी हुई बेरोजगारी इसी को कहते हैं, खेती को ही। तो कहता है कि इसमें जो होता है कृषक का पूरा परिवार संलग्न होता है। प्राकृतिक खाद के बारे में बात करें तो भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। और क्षेत्र जो होता है मानसून एशिया के घने बसे प्रदेश, मानसूनी क्षेत्र में ही चावल प्रधान कृषि हो सकता है। और इसमें जो होता है चावल रहित में खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुए होते हैं और मशीनों के स्थान पर खेती में अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा होता है। मुख्य क्षेत्र में उत्तरी कोरिया हो गया आपका, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंधु के मैदानी भाग भारत में है। तो वहां पर हम लोग चावल रहित गहन निर्वहन कृषि करते हैं, जहां पे पानी की मात्रा कम है, मानसून कम आता है। तो आपने समझा कृषि को कितने भागों में बांटा गया, 2 प्रकार। कौन कौन, एक गहन निर्वहन कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। गहन निर्वहन कृषि को 2 भागों में, एक आपका निर्वहन कृषि को 2 भागों में, एक आपका गहन निर्वहन कृषि और आदिमकालीन निर्वहन कृषि। फिर गहन निर्वहन कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया, एक चावल प्रधान और एक चावल रहित। अब आते हैं हम लोग आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में। तो देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है, जिसको हम लोग स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बनता है एज वेल एज सब्जेक्टिव में भी सवाल बन जाता है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरणशील कृषि जिसे हम लोग कहते हैं, तो कहता है कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषक अपने व अपने परिवार के भरण पोषण निर्वाह होती उत्पादन करता है। इसमें उत्पाद बिक्री के लिए नहीं होते हैं, बिक्री के लिए नहीं होता है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप जिसे स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें खेत अस्थायी नहीं होते हैं, खेत का आकार छोटे छोटे होता है। कृषि की पद्धति, इसमें किसान एक क्षेत्र या जंगल वनस्पतियों को काटकर या जलाकर साफ करता है। खेत का उपजाऊ समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करता है। औजार, इसमें तो औजार में भी लकड़ी, कुदाली और फावड़े का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान में रखिए कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं किसे सर। तो यहाँ से क्लियर हो गया, लेकिन मैं आपको अच्छे समझा देता हूं। देखिए आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहता है मेरे भाई, एकदम सिंपल सा टर्म्स है कि कृषि का वैसा प्रकार जिसमें कृषक व अपने परिवार के भरण पोषण यानी निर्वहन हेतु उत्पादन करता है। यानी पुराने टाइम में जो खेती की जाती थी, आज भी जो आदिवासी होते हैं, जो कुछ जनजातियां हैं, वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि ही करते हैं। जंगलों में क्या करते हैं, सबसे पहले पेड़ों को काटकर वहां क्षेत्र को बनाते हैं। फिर उनके पास ज्यादा उतनी खाद दूध होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उस भूमि पर खेती करके फिर उसको छोड़ देते हैं, उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो फिर नए क्षेत्र को तैयार करते हैं, कृषि के लिए, खेती के लिए तैयार करते हैं। तो आज भी जो जनजाति लोग हैं, आदिकालीन लोग हैं, जो आदि मानव है, वो सब लोग क्या करते हैं, आज भी इस खेती को करते हैं। तो कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण निर्वहन हेतु केवल उत्पादन करता है और इस बिक्री के लिए नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसको याद रखिएगा, इस कृषि का बहुत सारा अन्य नाम है। जैसे इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं, कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि कर्तन दहन कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि खेती करने के बाद जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है या खेती करने के बाद जो पुआल उवाल बचता है, तो उसी में लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं और जला के छोड़ देते हैं। खेती करने के बाद उसको, खेत को साफ करने के लिए पुआल को जला देते हैं, फिर वो सड़ेगा, गलेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी उर्वरता बरकरार हो जाती है। तो इसलिए इसको कर्तन दहन यानी स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। इसमें खेत
स्थायी नहीं होते, खेत का आकार छोटा होता है, कृषि की पत्ती भी पुरानी है, औजार भी इसमें लकड़ी और कुदाली के फावड़े किए जाते हैं। और ये खेती कहाँ पर किए जाते हैं? ज़्यादातर अफ्रीका में, उष्णकटिबंधीय दक्षिण व मध्य अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। आप यूँ कह सकते हैं कि पुराने जितने भी देश हैं उन सभी देशों में इस तरह की कृषि की जाती होगी। तो बहुत सारे देशों में इसको अन्य अन्य नाम से जानते हैं, जैसे भारत में इसको झूमिंग खेती के नाम से, जो हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर इसको किया जाता है। भारत में झूमिंग खेती के नाम से इसको जाना जाता है। अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, स्थानांतरणशील कृषि को आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं, इसको कर्तन दहन कृषि कहते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग झूमिंग खेती, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया इंडोनेशिया में लादांग के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। औजार किस प्रकार का प्रयोग होता है? पारंपरिक, जो पुराने टाइप के होते हैं, फावला, कुदाली, यही सब यूज होता है। कहाँ पे किया जाता है? तो आपने क्षेत्र का नाम देख लिया, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर इस तरह की खेती की जाती है। क्लियर कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ें। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोगों ने कृषि के दो प्रकार में, हम लोगों ने गहन निर्वहन कृषि में हम लोगों ने गहन निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ा। गहन निर्वहन में हम लोग क्या क्या पढ़े? चावल रहित और चावल प्रधान। फिर उसके बाद आदिमकालीन पढ़ना था, हम लोगों ने आदिमकालीन भी पढ़ लिया। तो अब हम लोग किस पे आएंगे? वाणिज्य कृषि में आएंगे। किस में आएंगे? वाणिज्य कृषि में आएंगे। वाणिज्य कृषि का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृषि का जितना टॉपिक है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाणिज्य कृषि से भी सवाल बहुत ज़्यादा बनता है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि आपने पढ़ा था निर्वहन कृषि के बारे में। वो एक खास जनसंख्या के लिए किया जाता था, मतलब जितनी जनसंख्या उतने के लिए किया जाता था निर्वहन कृषि। निर्वहन हेतु, केवल निर्वहन हेतु, लाइफ की एक्सिस्टेंस को बनाए रखने हेतु निर्वहन कृषि। अब क्या हुआ? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। कम संख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि होने के कारण बड़े फर्मों पर होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। मतलब वहां का जनसंख्या क्या है? कम है और क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां पर विस्तृत कृषि किया जाने लगा। अब आप ऐसे समझिए ना, मान लीजिए कि आपके गांव में 200 लोग हैं और आपके गांव के सारे लोग किसान हैं, अब सब लोग खेती कर ले रहे हैं, तो खाने के लिए 200 लोगों से ज़्यादा भोजन उपज जा रहा है, मतलब 4000 लोगों के लिए उपज जा रहा है। तो 3800 लोगों का भोजन जो है आप क्या कीजिएगा? उसको बेचिएगा ही ना। तो बेचिएगा तो धन का अर्जन होगा, यानी जनसंख्या कम है और उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स कि आप उसको व्यापार करेंगे, आप उससे व्यापार करके पैसे अर्न करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। यानी कि गहन निर्वहन कृषि में या निर्वहन कृषि में केवल क्या किया जाता था? निर्वाह हेतु खेती किया जाता था, केवल लाइफ को बनाने के लिए, जितना जनसंख्या उतने के लिए। लेकिन विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में जहां पे जनसंख्या कम होता है वहां पर कृषि योग्य भूमि ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर विस्तृत कृषि किया जाता है। और इसे यांत्रिक कृषि, यानी बड़े पैमाने पे खेती किया जाएगा, तो इसको मशीन का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इसको व्यापारिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसको यांत्रिक कृषि या व्यापारिक कृषि भी कहेंगे। इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र कौन कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किन किन क्षेत्रों में क्या आता है? यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र, घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र, यह भी घास का मैदान है। अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। तो याद रखिएगा, ये आप बिल्कुल पॉइंट याद रखिएगा, इन सब जगहों पे क्या होता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किया जाता है। अब हमने पढ़ा था विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले रोपण कृषि के बारे में। देखिए, रोपण कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपण कृषि मेरे भाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसे कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसे कमाना। ये कृषि जो है ना, ये औपनिवेशिक काल में आया, मतलब जैसे जैसे मतलब दूसरे देश के लोगों ने दूसरे देशों के लोगों को सिखाया। किसका? रोपण कृषि के बारे में कहता है कि इसका अर्थ होता है, रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए हम लोग चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले व अनानास की पौधे लगाते हैं। याद रखिएगा, रोपण कृषि के कौन कौन से पौधे हैं? तो चाय है, कॉफी है, कोको है, रबर है, कपास है, गन्ना है, केले हैं, अनानास है। क्लियर? ये ध्यान में रखना है। और इसको किस लिए किया जाता है? व्यापारिक कृषि के लिए किया जाता है, मतलब व्यापार हेतु ही किया जाता है। व्यापार हेतु ही किया जाता है। खेत का आकार इसमें क्या होता है? इसमें कृषि क्षेत्र बागान का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, व्यापार के लिए किया जाएगा तो बड़े पैमाने पे किया ही जाएगा। सिंपल सा टर्म्स है, माइंड में ये घुसा लीजिए। व्यापार के लिए किया जाता है, बड़े पैमाने पे ही किया जाएगा।
पूंजी निवेश, तो पूंजी क्या है, तो भाई जब व्यापार के लिए क्या है तो पूंजी तो निवेश करना पड़ेगा आपको। तो बागानों की स्थापना व उन्हें चलाने रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दूध पीता बच्चा भी इस बात को ऐसे समझ जाएगा। तकनीकी व वैज्ञानिक विधियां, इसमें उच्च प्रबंध तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक फसली कृषि है, क्या है यह, एक फसली कृषि है। यह एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। मतलब एक फसल के, एक फसली कृषि कहने का मतलब केवल उस क्षेत्र पर, उस भूमि पर एक ही फसल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। श्रम, तो इसमें काफी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, चूंकि स्थानीय लोग जो है वो सस्ते दामों पे उपलब्ध हो जाएंगे, है कि नहीं। तो श्रम जो है, श्रम भी ज्यादा होगा, क्योंकि भाई व्यापार के लिए क्या बड़े पैमाने पे किया जाएगा, तो लोगों की संलग्नता भी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग का इसमें संलिप्तता होगा, ज्यादा लोग का इसमें प्रयोग होगा। परिवहन के साधन, तो परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार भली प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो परिवहन के साधन जो होते हैं वो सुचारू रूप से, मतलब अच्छे रूप से विकसित होते हैं, और बागान और बाजार जो है भली प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्षेत्र, तो इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था, तो इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया। देख रहे हैं, यूरोपीय और अमेरिकी लोगों ने, मतलब भारत में भी अगर आप देखिएगा तो भारत में भी इस कृषि का जो है वो आप देखिएगा पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का पौधा लाया गया, पुर्तगालियों ने यहाँ पर चाय का पौधा, ये सब, तो ये सब क्या है, औपनिवेशिक काल की कृषि। और यूरोपन कृषि जनरली किस लिए कहता है, व्यापारिक कृषि है, पैसे के व्यू से ज्यादा कहता है, कमाने के व्यू से ज्यादा कहता है। अगला हमारा टर्म्स है मिश्रित कृषि। जैसा कि नाम से ही आप भली भांति आप परिचित हो रहे होंगे, मिश्रित का मतलब हो गया मिक्स, मिक्स मतलब मिला जुला। तो मिश्रित कृषि क्या होता है मेरे भाई, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुर आदि के प्रमुख आय के स्रोत हो जाते हैं। मतलब एक साथ आप फसल का भी उत्पादन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप पशुओं का भी पालन कर रहे हैं। फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुओं का भी पालन करना, ये आपके मिश्रित कृषि हैं। चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। नहीं, चारे की फसल जैसे आप देखे होंगे कभी कभी कि आप देखिएगा कि इस तरह से मछली जो पाला जाता है, आप देखिएगा तो मछली जो है वो नीचे पाला गया, इसमें पानी है, मछली है, और ऊपर जो है मुर्गी फार्म, यहाँ पर जाली जाली लगा के और उस पर मुर्गी का फार्म खोल दिया जाता है। मुर्गी जितने भी लैट्रिन करेगी वो सब मछली खाते रहेगी, है ना। तो इस तरह से एक साथ अब हम लोग मिश्रित कृषि करते हैं। हम लोग क्या मिश्रित कृषि नहीं होता है, बिल्कुल मिश्रित कृषि होता है। क्या जी, खेती भी किसान करता है, गाय भैंस पशु भी पाले हुए रहता है, क्योंकि भाई चारे की फसल आएगी तो उससे गाय भैंस भी क्या होंगे, पला जाएंगे। तो यही कह रहा है कि इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है और मिश्रित कृषि में मुख्यतः चारों की फसलें ही ज्यादा बोई जाती है। चारों की फसलें बोई जाएंगी इसलिए ताकि जो आपका साथ साथ जो आप पशुपालन कर रहे हैं उन पशुओं को भी आप क्या करें, खिला सकें। तो उन पशुओं को खिलाने के लिए इसमें ज्यादातर चारे की फसलों पर ही ध्यान दिया जाता है मिश्रित कृषि में। जैसे इसमें बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा। कहता है सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि सर मिश्रित कृषि क्या होता है। तो मिश्रित कृषि में सर हम लोग एक साथ फसल भी उपजाते हैं और पशुओं को भी पालते हैं। तो सर मिश्रित कृषि में जनरली किस प्रकार की फसलों को हम लोग उपजाते हैं, तो सर चारे की फसलें हम लोग ज्यादा मात्रा में उपजाते हैं ताकि पशुओं का भी पालन हो जाए और हम लोग का फसल भी उपज जाए। ठीक है, तो मिश्रित कृषि किया जाता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा डेयरी कृषि के बारे में। डेयरी का मतलब ये आप समझ रहे हैं दूध से रिलेटेड है, डेयरी कृषि है। तो डेयरी कृषि में क्या कहता है, यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। किस लिए, दूध के लिए पाला जाता है। और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रजनन पे इसलिए कि भाई उसका बचवा होगा तो वो दूध देगा ना जी, प्रजनन पे, तो इसलिए प्रजनन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और आगे टर्म्स कहता है कि पूंजी, तो पूंजी भी इसमें प्रधान होगा भाई। पशुओं के लिए छप्पर घास संचित करने का भंडार, दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। श्रम, तो भाई पशुओं से दूध निकालने के लिए, चराने के लिए, तो इसलिए हमें श्रम की भी आवश्यकता होती है और इसमें वर्ष भर का श्रम चाहिए, मतलब पूरे वर्ष का श्रम चाहिए। फसल उसल में तो क्या है, जब तक फसल का टाइम पीरियड चल रहा है तब तक आपको श्रम करना है।
नगरीय, तो नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, प्रशिक्षकों का उपयोग तथा पशुीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों का निकट स्थापित की जाती है। इन केंद्रों को के निकट स्थापित किया जाता है। मतलब प्रशिक्षक, फ्रिज नहीं कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, दूध रखना होता है, जैसे सुधा उधा का भी दूध लेते हैं तो उसको फ्रिज में ही रखा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, उन जगहों पे किया जाता है। बाजार, तो डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। भाई आप बाजार के निकट कीजिएगा इन सब चीज़ों का आप काम, तब ना आप दूध को जल्दी से शहर में भेज सकते हैं, है ना। ज़्यादातर इन सब चीज़ों का डिमांड कहाँ है, शहर में ही है ना, डेयरी कृषि का डिमांड। तो इसलिए आपको उन जगहों पे करना होगा जहाँ से यातायात के अच्छे साधन हो, जहाँ प्रशिक्षकों का उपलब्धता हो, ताकि आप दूध को बचाकर रख सकें, है ना, दूध से बने उत्पादों को बचाकर रख सकें। इसके मुख्य क्षेत्र क्या है, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया, ये सब जो है इसके क्या है, तो आपके मुख्य क्षेत्र हो जाएंगे। तो डेयरी कृषि जनरली किस लिए क्या आता है, दूध के लिए। इसमें क्या होगा, तो पूंजी भी प्रधान होगा, इसमें श्रम पूरे साल के लिए आवश्यकता होगा, है ना, प्रशिक्षकों का इसमें उपयोग होगा, रेफ्रिजरेटर ये सब का। और इस कृषि को कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे यातायात के अच्छे साधन रहेंगे, ताकि आप दूध को या दूध से बने पदार्थों को, उत्पादों को आप क्या कर सकें, तो उसको मतलब व्यापार हेतु आप भेज सकें, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं और टर्म्स को। भूमध्य सागरीय कृषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स का कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि, यानी भूमध्य सागर के तटीय जो लोग हैं वो किस प्रकार की कृषि करते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो जनरली भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में ही की जाती है। इधर से मैं पढ़ा देता हूँ, इधर से आप छिपेगा नहीं। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादों पर विशेष बल दिया जाता है। यानी भूमध्य सागर कृषि का है तो आप जनरली याद रखिए किस प्रकार के फल, खट्टे पदार्थ। किस प्रकार के पदार्थ, खट्टे पदार्थ। यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून पैदा होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तो इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। इस क्षेत्र के कई देश में अच्छे किस्म के अंगूर, उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा, शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी भूमध्य सागरीय कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो खट्टे पदार्थ की खेती है। और कहाँ पे की जाती है, भूमध्य सागर के आसपास किया जाता है। लेकिन कहता है कि शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की ज्यादा मांग होती है तो इस क्षेत्र से फल और सब्जी भी उत्पादित करके भेजे जाते हैं। और अंगूरों से जो मेरे भाई अच्छे किस्म के अंगूर का यहाँ पे उत्पादन होता है, क्योंकि खट्टे पदार्थ की खेती होती है। इससे अच्छे पदार्थ का शराब भी, मदिरा भी बनाया जाता है। तो अंजीर हो गया, जैतून हो गया, अंगूर हो गया, ये सब भूमध्य सागरीय कृषि है। खट्टे पदार्थ की खेती भूमध्य सागर में की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि है। एक इंपॉर्टेंट टर्म से एग्जाम में सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। बुक में आपको शायद देखने के लिए ना भी मिले, लेकिन एग्जाम में ये सवाल पूछा गया इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, खेत यातायात के अच्छे साधनों द्वारा होता है। यानी कि एक बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि जो होता है, इसमें जनरली हम लोग सब्जी और फूलों का हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। खेत छोटा होता है, लेकिन खेत वैसा जगह पे होता है जहां से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात आसानी से कर सके। एग्जाम में सवाल पूछा था कि आप उद्यान कृषि से क्या समझते हैं, बाजार के लिए सब्जी खेती क्या मायने रखता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, इसको हम लोग ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, मतलब एक रात में दूरी तय कर लेना, एक रात में दूरी तय कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर। देखिए दो तरह की कृषि और आपको पढ़ना है, एक सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि क्या होता है, सामूहिक कृषि क्या होता है। सामूहिक मतलब समझिए समूह में करना, सहकारी मतलब एक संस्था के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, सामूहिक कृषि का, सहकारी कृषि का। तो देखिए कहता है कि सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं। यानी सहकारी कृषि में कृषक जो होते हैं अपनी इच्छा से अपने संसाधनों को समाहित करते हैं और सहकारी एक संस्था बनाते हैं और संस्था के आधार पे उस कृषि का कार्य संपन्न करते हैं। और सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फर्म अक्षुण्य रहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अपना खास फॉर्म नहीं बनाता है। सहकारी संस्था, एक संस्था जो होती है वही फॉर्म का निर्माण करती है, उसी में लोग खेती करते हैं। लेकिन सामूहिक कृषि क्या होता है, तो इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सामूहिक श्रम में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख सकते हैं। कहने का मतलब
जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, हम लोग भी संस्था बना के थोड़ी करते हैं, हम लोग के यहाँ सामूहिक कृषि होता है। कभी उसके यहाँ से फावला मांग लिए, कभी उसके यहाँ से कुदार, कभी उसके मोटर से हम लोग पानी चला लिए, कभी वो हमारे मोटर से पानी चला लिया, उसका डिलीवरी पाइप बिछा हुआ है तो उससे हम लोग पानी कर लिए, है कि नहीं। तो ये हो गया सामूहिक कृषि, समूह में करना। कहता है सहकारी कृषि में कि सहकारी समितियां कृषकों को सभी रूपों से सहायता करती है, लोन देना, ये सब मतलब एक संस्था बना के किया जाता है। जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड, इन सब जगहों पे इस तरह का खेती किया जाता है। सहकारी समितियां अपने उत्पादों के अनुकूल शर्तों पर ही बेचती है। और सामूहिक कृषि में क्या होता है, सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह से नियंत्रण करती है। हमारे यहाँ सामूहिक कृषि में उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। रूस में सामूहिक कृषि का प्रचलन है, जबकि डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि यूरोप के देशों में सहकारी कृषि का चलन है। तो सहकारी कृषि इन जगहों पे क्या जाता है, सामूहिक कृषि जो है वो आपके ज़्यादातर रूस में क्या आता है। तो भाई मेरे अभी मैं आपको इतना पढ़ाया हूँ तो इतना मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, इतना मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले आइए हम लोग एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक क्रिया के बारे में, मानी वैसे क्रियाकलाप जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ा। ऐसे हमने पढ़ा कि आर्थिक क्रियाओं की संख्या कितनी है, सब लोग घर से बोलिए आर्थिक क्रियाओं की संख्या कितनी है, चैट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आर्थिक क्रियाओं की संख्या कितनी है, 5 है सर। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक हम लोग पढ़ रहे थे खनन के बारे में, मत्स्यन के बारे में, भोजन संग्रहण, आखेटन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग भोजन संग्रहण और आखेटन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद मनुष्य को लगा कि इससे काम नहीं चलेगा तो मनुष्य ने पशुचारण किया, तो हमने चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में पढ़ा। क्लियर। फिर ये जब दोनों टर्म्स हम लोग का क्लियर हो गया तो मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया। सभ्यताएं जब बसने लगी तो मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया। कृषि में भी हमने दो प्रकार का देखा, एक निर्वहन कृषि देखा और एक हमने वाणिज्य कृषि देखा। निर्वहन कृषि में हमने क्या देखा कि हम लोग गहन निर्वहन कृषि और आदिमकालीन निर्वाह कृषि। फिर हम लोगों ने गहन निर्वहन कृषि को पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि एक चावल प्रधान होता है, एक चावल रहित होता है। आदिमकालीन जिसको हम लोगों ने स्थानांतरणशील कृषि कहा, कर्तन दहन कृषि कहा, रोका, लदांग, मिल्पा जो भी नाम है इसका वो सब कहा गया। ब्राजील में रोका के नाम से, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, हमने ये जाना। भारत में इसको झूम खेती के नाम से कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि को। ये क्लियर हमारा हो गया, उधर निर्वहन कृषि क्लियर हो गया। तब हम आए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। याद रखिए जो जो टॉपिक पढ़ा है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा कृषि जिससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ज़्यादा क्षेत्र उपलब्ध रहता है तो हम लोग वहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारा इसमें पढ़ा। देखिए हम लोगों ने लाइन से मैं आपको बता दूं तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में आपने पढ़ा, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में रोपण कृषि के बारे में। फिर उसके बाद आपने पढ़ा मिश्रित कृषि के बारे में। रोपण कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रखिएगा, एग्जाम में सवाल बहुत बनता है। चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, अनानास ये सब आता है। मिश्रित कृषि के बारे में हमने पढ़ा। फिर डेयरी कृषि के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे पदार्थ की खेती भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। बाजार के लिए सब्जी खेती, उद्यान कृषि, इसको हम लोगों ने ट्रक फार्मिंग का भी नाम दिया। ट्रक फार्मिंग मतलब जब एक रात में दूरी तय की जाए और फूल उत्पादन होगा फूल का, तो फूल अगर एक रात में नहीं जाएगा तो फिर तो मरुआ जाएगा, तो फिर उसको कौन लेगा, मुरझा जाएगा तो नहीं ना। तो फिर समझ जाइए। आगे देखिएगा सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि हमने पढ़ा। सहकारी कृषि में एक संस्था द्वारा किसानों को नियंत्रित किया जाता है, एक संस्था बनाकर किसानों को मदद किया जाता है और वही जो होता है संस्था चीज़ों को खरीदता है। और सहकारी कृषि में सरकार नियंत्रण, सामूहिक कृषि में सरकार नियंत्रण करती है और लोगों के समूह द्वारा क्या होता है और किसान इसमें अपना भूमि का एक छोटा सा आकार जो है अपने हिस्से में रख सकता है। तो ये हो गया सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि ज़्यादातर कहाँ में प्रचलित है, रूस में। सहकारी कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ में सफल रही है, डेनमार्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारी कृषि सबसे ज़्यादा डेनमार्क में, रूस में सबसे ज़्यादा क्या, सामूहिक कृषि। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि अगर आपने इतना टर्म्स क्लियर कर लिया है तो आपका चैप्टर जो 4 है, अध्याय जो 4 है वो फिनिश हो चुका है। मजा आया कि नहीं आया? देखिए बहुत ही कम टाइम में पढ़ना तो किताब में बहुत चीज़ है। अगर आप साइड बुक उठाइएगा तो उसमें बहुत लंबा लंबा बात होगा, खनन के बारे में बहुत सारा बात होगा, मत्स्यन के बारे में बहुत सारा बात होगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, आपको चीज़ें समझ में आई, चैप्टर भी खत्म हो गया कम समय में और चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, आपने क्विक रिविजन भी कर लिया, मैंने माइंड में आपको सारा टर्म्स भी सेट कर दिया, क्या क्या हमने पढ़ा, क्या हमें पढ़ना था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर
चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई मेरे अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, मैंने इससे पहले जो चैप्टर 3 तक पढ़ा रखा है आप जरूर तीनों चैप्टर्स का रिवीजन कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट है, आप सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं। जिनको कोर्स लेना है इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, कोर्स ले सकते हैं। हम लोग क्लासेस जो है फुल NCERT का क्लास जो है सॉफ्ट स्टडी ऐप पे चला रहे हैं, डेली उसमें टेस्ट भी चलते हैं, आप लोग टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट है। जो बच्चे नहीं क्लास ज्वाइन करना सकते हैं फ्री में टेस्ट ज्वाइन करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं। जितने भी मेरे मित्र बंधु भाई हैं सब लोग ये कमेंट करेंगे कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जो हमारा चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है, द्वितीय क्रियाएं। तो हम लोग द्वितीय क्रिया में मिलेंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप देखते जाइएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।